मुरादाबाद है उत्तर प्रदेश का, वहाँ का संभल जगह होगी जहाँ पर विष्णु दत्त शर्मा जी के घर कल्कि भगवान अवतार लेंगे। उनकी पत्नी का नाम पद्मावती होगा, उनके पास सफेद घोड़ा होगा, नंद की उनकी तलवार होगी। वो अलग अलग तरीके से युद्ध लड़ेंगे, जो उनके पाश और अंकुश होंगे उनसे भी युद्ध लड़ेंगे। कहीं कहीं पुराणों में ये उल्लेख है पद्मावती जी उनका साथ देंगी इस युद्ध में। कल्कि अवतार क्या है, कब इनका जन्म होगा, किस उद्देश्य से होगा? कल्कि अवतार जो है वो भगवान विष्णु के दशावतार में सबसे आखिरी अवतार है। जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसमें 10वें स्कंद में बताया गया है कि युग संध्या होगी। युग संध्या का मतलब है कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, तो उस समय पर ये अवतार बताया गया है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब भी शनिदेव मीन राशि में थे। जब 1935 में युद्ध हुआ था तब भी शनिदेव मीन राशि में थे। कारगिल युद्ध हुआ था तब भी ये ग्रह स्थितियां बनी थी जो अब बन रही हैं। तो ये ग्रह स्थितियों की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। मई से लेकर जून तक अग्निकांड भी होंगे, कोई टेररिस्ट अटैक भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। वहीं 12 जुलाई से 27 अगस्त तक का टाइम पीरियड है, जल प्रलय होगी। कोई भी एक गांव हो, कोई भी एक शहर हो, तबाही आएगी भारी कि वो हट ही जाए, उसका विनाश ही हो जाए। सितंबर से मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली अक्टूबर के बीच राजनेता है बीजेपी के ही है, वो गद्दी छोड़कर जाएंगे, अपनी इस्तीफा देंगे। तो ये टाइम पीरियड उनके लिए ठीक नहीं आ रहा है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब भगवान ने अवतार लिया है, और अब कहा जाता है कि कलयुग के अंत में आने वाला है सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली अवतार, कल्कि अवतार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में, जहां आज हम जानेंगे कल्कि अवतार से जुड़े वो रहस्य जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। क्या सच में दुनिया बदलने वाली है? क्या शास्त्रों में बताए गए संकेत आज दिखाई दे रहे हैं? और आखिर ऐसा क्या होगा कल्कि अवतार का स्वरूप और उनका मिशन? तो तैयार हो जाइए एक ऐसी चर्चा के लिए जो रहस्य, अध्यात्म और भविष्य तीनों को जोड़ती है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका आज के एपिसोड में। राधे राधे, शाम सदाशिव, श्री माता ललितांबिका। तो पहला प्रश्न मैम यही रहेगा कि कल्कि अवतार क्या है, कब इनका जन्म होगा और किस उद्देश्य से होगा? कल्कि अवतार जो है वो भगवान विष्णु के दशावतार में सबसे आखिरी अवतार है, 10वां अवतार है। और अभी जैसे कलयुग चल रहा है तो कलयुग के 4,32,000 टोटल आयु बताई है। अभी 5,128 वर्ष व्यतीत हुए हैं। तो जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसमें 10वें स्कंद में बताया गया है कि युग संध्या होगी। युग संध्या का मतलब है कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, तो उस समय पर ये अवतार बताया गया है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका उल्लेख है। भगवान ने क्या कहा है, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का विनाश करने के लिए मैं तब तब जन्म लूँगा। तो अब ये अवतार क्या हैं उनको भी समझना जरूरी है। जब कंस का विनाश करना था प्रभु श्री कृष्ण आए, जब रावण का विनाश करना था प्रभु श्री राम आए, जब हिरण्याक्ष का विनाश करना था, ठीक है, तब भगवान बरहा आए, उनका अवतार हुआ। हिरण्याकश्यप का वध करना था तब भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। तो इसी प्रकार से सारे अवतार हैं। जैसे कूर्म अवतार पहला अवतार है जो कछुए पे था, जिस पे समुद्र मंथन हुआ था। दूसरा फिर था मत्स्य अवतार था, तृतीय बराह अवतार था। इसी तरीके से सारे अवतार हुए थे। परशुराम अवतार है भगवान का, बुद्ध भी भगवान का ही अवतार है, महात्मा बुद्ध जो हैं। तो इसी प्रकार से जो कल्कि हैं वो कलयुग में आएंगे, जब कलयुग में अधर्म चरम पर होगा और धर्म के लिए स्थापना करने के लिए कल्कि भगवान आएंगे। अब जैसा कि पुराणों में वर्णित है, कल्कि पुराण में, अग्नि पुराण में इसका उल्लेख है। जो मुरादाबाद है उत्तर प्रदेश का, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का संभल जगह होगी जहाँ पर विष्णु दत्त शर्मा जी के घर कल्कि भगवान अवतार लेंगे। उनकी पत्नी का नाम पद्मावती होगा, उनके पास सफ़ेद घोड़ा होगा, नंद की उनकी तलवार होगी। वो अलग अलग तरीके से युद्ध लड़ेंगे, जैसे तलवार नंद की जो है उससे भी युद्ध लड़ेंगे, जो उनके पाश और अंकुश होंगे उनसे भी युद्ध लड़ेंगे। और कहीं कहीं पुराणों में ये उल्लेख है पद्मावती जी उनका साथ देंगी इस युद्ध में। जैसा कि सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण का साथ दिया था नरकासुर का वध करने के लिए, वैसे ही भगवान कल्कि का साथ, कली को मारने के लिए पद्मावती जी देंगी। इसी प्रकार से जो हमारे अष्ट चिरंजीवी हैं वो उनका साथ देंगे। द्रोणाचार्य जी हैं, परशुराम जी हैं, अश्वत्थामा जी हैं, हनुमान जी हैं, तो वो सब उनका साथ देंगे। तो जो परशुराम जी हैं वो उनको सिखाएंगे युद्ध कौशल कि आपको उसमें कैसे निपुण होना है, युद्ध कैसे लड़ना है। ऐसे ही भगवान जो हनुमान हैं तो वो तो तब भी थे
त्रेता में भी थे भगवान प्रभु श्री राम के साथ, और द्वापर में भी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ उस समय भी वो ध्वजा में थे। अर्जुन के रथ की जो ध्वजा थी वहां आकर विराजमान थे। तो वो तब भी थे, वो तब भी थे, और वो कलयुग में भी आएंगे। चिरंजीवी हैं, मतलब हैं, उनके साथ युद्ध में आएंगे। तो प्रभु श्री राम के साथ या कृष्ण के साथ या भगवान विष्णु के साथ कहूँ, क्योंकि वो रुद्र अवतार हैं, जहाँ हरि हैं वहाँ हर हैं। तो हनुमान जी जो हैं वो हर हैं, महादेव का अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं। तो हरि के साथ हर का तो हर जगह समागम हुआ है, तो वो भी आएंगे। तो कल की अवतार होने में अभी वक्त है। लेकिन आपने भी जैसे सुना होगा, भविष्य मालिका पुराण है, उसमें बताया जा रहा है, या आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि वहाँ भी आपने देखा होगा कि कल की अवतार हो चुका है, कई लोग कह रहे हैं। और वो संभाला में, कोई इसको कैलाश के पास संभाला बता रहा है, कोई साउथ का संभाला बता रहा है, अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। तो कल की अवतार नहीं हुआ है। भविष्य मालिका पुराण तो 5000 वर्ष पहले लिखा गया है, 5 संतों ने लिखा था। लेकिन जो पुराण हमारे सहस्त्रों वर्षों पहले लिखे गए हैं, वेद हमारे कब के लिखे गए हैं, ठीक है, तो उनमें जो वर्णित है, तो वहाँ तो ये वर्णित है कि जब कलयुग का अंत होगा तब कल की आएंगे। कलयुग का अंत अभी नहीं है, लेकिन हाँ, कल की चेतना जागृत हो रही है। इसको भी मैं दर्शकों को आगे बताऊंगी। कल की चेतना जागृत हो चुकी है। 5000 वर्ष बाद एक युग की शिफ्टिंग होती है, वो शिफ्टिंग चालू हो चुकी है। तो वो चीज़ें परिवर्तन हो रही हैं, लेकिन कल की भगवान का अवतार अभी नहीं हुआ है, उसमें वक्त है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितनी प्रलय आ रही हैं, जी। कितनी तरह की चीजें आ रही हैं, और भी कई सारी भविष्यवाणियां जो अब तक आपने करी सटीक रही बिल्कुल। तो आगे भी क्या देखने को मिलेगा हमें? जी बिल्कुल, देखिए प्रलय जो आ रही हैं, तो उसमें ये भी वर्णित है कि प्रलय आएगी, फिर वापस से सृष्टि का प्रारंभ होगा या सतयुग आएगा। तो प्रलय हमारे अंदर ही चल रही है। डिस्ट्रैक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शन तो हमारे ही अंदर चल रहा है, और कंस्ट्रक्शन भी हम ही करते हैं। हम ही अपने विचारों को ख़त्म करते हैं, बुरे विचारों को, जिन विकारों की मैं बात करती हूँ उनको डिस्ट्रैक्ट करना होता है, और नए विचारों को, अच्छे विचारों को लाना होता है। अब अगर जो भविष्यवाणियों की बात है तो उन पर भी मैं अभी बात करूंगी, लेकिन जिस कल की चेतना की मैं बात कर रही थी अर्चना जी, कल की चेतना सभी के अंदर जागृत हो चुकी है। अभी पाप बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। तो आप देखिएगा, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, हम भगवान की बातें कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं। तो कल की चेतना आपके भी अंदर जागृत हो गई और मेरे भी अंदर जागृत हो गई, हम दोनों के अंदर जागृत हो चुकी है। क्योंकि चेतना क्या है? शिव हैं, और कल की जो हरि आएंगे वो हरि भी हमारे ही अंदर हैं। तो वो चेतना हमारे अंदर जागृत हो चुकी है। आप या मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, या किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम बताते हैं आप गलत मत करो, किसी पर अन्याय मत करो। तो वो चेतना सभी के अंदर जागृत हो चुकी है। और जैसा कि आपने कहा कि ये अभी आपदाएं आ रही हैं, तो आपदाएं आने का मतलब भी ये नहीं है कि अभी सृष्टि खत्म होने वाली है। सृष्टि अभी खत्म नहीं होगी। कलयुग के लिए लिखा गया है कि जब जो गाय हैं वो भ्रष्टा खाने लगें, जो भ्रष्टा होता है मतलब जो पॉटी होती है उसको गाय खाने लगें, और जब कन्या की, एक स्त्री की या एक जो मानव है उसकी आयु 12 वर्ष की रह जाए, तो अभी तो मिनिमम 60 वर्ष तक इंसान जा रहा है। वैसे किसी का नहीं पता कौन कब चला जाए, लेकिन मिनिमम एज जो पहले 100 वर्षों की होती थी, 120 वर्षों की विंशोत्तरी जो महादशा होती है वो 120 वर्षों की बनाई गई, क्योंकि पहले लोग इतना जीते थे। फिर 100 पर आए, फिर 80 पर आए, तो अभी धीरे धीरे वो एज कम हो रही है, 60 तक आई है। अभी 12 वर्ष की आयु पर इंसान नहीं पहुंचा, तो ऐसे भी अभी कलयुग समाप्ति की ओर नहीं है, अभी कलयुग में बहुत वक्त बाकी है। अगर मैं आपदाओं की बात करूं तो ये ग्रह नक्षत्रों का संयोग बन रहा है कि जैसे गुरु अतिचारी चल रहे हैं 8 साल के लिए, अभी 1 साल निकला है उसमें। शनिदेव जो है वो धर्म की राशि में आए हैं, मीन राशि में है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब भी शनिदेव मीन राशि में थे। जब 1935 में युद्ध हुआ था तब भी शनिदेव मीन राशि में थे। 1857 के समय भी ये ग्रह स्थितियां बनी थी। तो कारगिल युद्ध हुआ था तब भी ये ग्रह स्थितियां बनी थी जो अब बन रही हैं। तो ये ग्रह स्थितियों की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। शनि का ट्रांजिट हो गया, गुरु का हो गया, या अभी मैं राहु का देखूं, राहु जो है वो कुंभ में है, केतु जो है वो हमारे सिंह राशि में चल रहे हैं, केतु अभी मघा नक्षत्र में है, तो अग्नि तत्व की राशि में है, खुद भी वो अग्नि तत्व है। राहु जो है शतभिषा नक्षत्र में है, कुंभ में है। कुंभ एक तो खुद ही रहस्यमय है, और राहु भी रहस्यमय ग्रह है, कुंभ भी रहस्यमय राशि है, और राहु भी रहस्यमय ग्रह है। तो आप देखिए वायरस आ रहे हैं, जिन वायरस की बात आज से मैंने 6 महीने पहले कही, वो हंता वायरस हो या
और दूसरा वायरस आया है, तो वो आ चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें ग्रह नक्षत्रों के आधार पे हो रही हैं। मीन राशि में ही मेष राशि में जैसे अभी मंगल आए हैं, तो अब से पहले क्या था कि जो 11 मई से पहले जो मंगल थे, मंगल और शनिदेव दोनों मीन राशि में थे एक साथ। तो मैंने कहा भी था कि जैसे ही 2 अप्रैल को ये युति बनेगी तो कोई बीमारी आ सकती है, तो 11 मई को ही वो डिटेक्ट हुआ था कि ये बीमारी आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हो रही हैं। अभी आगे मंगल जैसे मेष राशि में है, सूर्य जो है उनका राशि परिवर्तन हुआ है, शुक्र का भी राशि परिवर्तन हुआ है, शुक्र और जो बुध हैं, बुध अभी अस्त चल रहे हैं। तो ये स्थितियां अभी आगे तक भी ठीक नज़र नहीं आ रही हैं। अगर मैं इसी साल की बात करूं तो इस साल भी 12 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक का टाइम पीरियड होगा जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु एक साथ आ जाएंगे, तो महाप्रलय आएगी। कोई भी देश हो सकता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, मैंने पहले भी बताया है कि दक्षिण पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं ये राशियां। तो दक्षिण पूर्व में साउथ हो गया इंडिया का, वहां पर सुनामी जैसी घटना दोबारा घट सकती है, दोबारा आ सकती है। तो ये चीजें तो होनी ही होनी है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। इसका कलयुग देखिए चल रहा है, चरम पर है, लेकिन कल की अवतार इस वजह से हो जाएगा तो नहीं, अभी उसमें बहुत वक्त बाकी है। आज के समय में कौन कौन सी घटनाएं हैं जो कल की अवतार को याद दिलाती हैं? देखिए, कल की अवतार को सभी लोग सोच रहे हैं कि हो जाए, क्योंकि अधर्म तो बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। आप देखिएगा, गायों को काटा जा रहा है, कितनी तस्करी हो रही है गायों की। तो गौ जिसको हम माता कहते हैं, उसमें 33 जो कोटि देवता हैं वो निवास करते हैं। हमारे आदित्य हो गए, वसु हो गए, रुद्र हो गए, सब उसमें निवास कर रहे हैं और उन्हीं गौ माता को काटा जा रहा है और उसके खिलाफ कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। जितने लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे ना पूरी तरीके से। तो ये भी कलयुग चरम पर जाने की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कलयुग बहुत चरम पर जाना है। तो ऐसे में लोग क्या बोलेंगे कि कल की अवतार हो जाए। लेकिन मैंने जैसे अभी पहले कहा आपसे कि कल की अवतार से पहले कल की चेतना जागृत हो रही है। जो लोग तस्करी को रोक रहे हैं या उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं या जो सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं या मेरे और आप जैसे लोग आज बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर, सबके अंदर कल की चेतना जागृत हो चुकी है। कली का विनाश करने के लिए, कली क्या है, बहुत पावरफुल होगा, राक्षस की तरह उसमें गुण होंगे। तो जो भी आज पावरफुल आप देखेंगे गलत लोग होंगे, तो उनके समक्ष मेरे जैसी चेतना वाला खड़ा होने का साहस रखेगा। बहुत सारे लोग उनसे डरेंगे, लेकिन मैं साहस रखूंगी कि मैं बोल पाऊँ कि आप गलत हो। तो कल की चेतना मेरे अंदर भी जागृत हो चुकी है। और कलयुग में कली का विनाश करने के लिए कल की भगवान अवतार लेंगे ही लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे आसपास कली हैं उनका विनाश तो हमें ही करना होगा, उनके लिए हमको ही एकजुट होना होगा। तो चेतना जागृत की बात हो रही है, चेतना जागृत हो चुकी है अर्चना जी। अब जैसे चेतना पर बात करूं कि हमारे अंदर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, शिव और शक्ति हैं, कल्कि की चेतना भी हमारे ही अंदर है। कल की चेतना है क्या, उसको समझना जरूरी है ना, दिव्य चेतना। कल्कि भगवान जब अवतार लेंगे, एक घोड़ा होगा, हाथ में नंदी की तलवार होगी। तो वो घोड़ा क्या है, हमारा मन है। हमारे मन से हम जितनी तेज दौड़ेंगे कि ये इंसान गलत कर रहा है, तो मन से दौड़कर या समयाचार विधि से बैठे बैठे ही मैंने उस इंसान को बांध दिया घोड़े से, ये हमारा मन है। इसी प्रकार से अस्त्र और शस्त्र क्या हैं, मेरी वाणी, मेरी ऊर्जा, ये मेरे अस्त्र शस्त्र हैं। कल की चेतना जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो मैं वाणी से किसी को सम्मोहित भी कर सकती हूँ और मैं वाणी से किसी को अपशब्द भी बोल सकती हूँ। तो जब मैं या आप अपनी वाणी से, अपने विचारों से किसी को सम्मोहित कर रहे हैं, किसी को प्रसन्न कर रहे हैं, तो वो कल की चेतना है। हम किसी से अपशब्द बोल रहे हैं, वो कली चेतना है। तो कली और कल की एक मानव के अंदर है, सभी के अंदर है। तो वही चेतना की मैं बात कर रही हूँ कि कल की चेतना जागृत हो रही है। मैं या आप आज से 8-10 साल पहले ऐसे नहीं थे, स्पिरिचुअल नहीं थे। पूजा करना एक अलग हो गया, मंदिर जाना एक अलग हो गया, स्पिरिचुअल माइंडसेट एक अलग हो गया। तो जो हमारा स्पिरिचुअल माइंडसेट हुआ है, कल की चेतना मेरे और आपके अंदर जागृत हो चुकी है। हम अपने अंदर के कली को मार चुके हैं। सभी के अंदर विकार होते हैं, लेकिन हमने उनका दमन कर दिया है। एक सवाल मैम दर्शकों के मन में भी होगा, मैं भी लेना चाहती हूँ कि इतनी सटीक भविष्यवाणी करती हैं आप, कई न्यूज़ चैनल पे आते हो, और सबसे पहले आपने की थी कि दिल्ली में बॉम्ब अटैक होगा, वो हुआ भी। फिर उसके बाद सोने के भाव जो बढ़े, चलो वो भविष्यवाणी भी मैं नॉर्मल समझ लेती हूँ कि एक प्रिडिक्शन हो गई। लेकिन दिल्ली के बॉम्ब अटैक की, दूसरा एक हंता वायरस जो आना है उसकी बात आपने की थी। कैसे करते हैं आप ये भविष्यवाणियाँ? दूसरा सवाल ये रहेगा कि आने वाले 6 महीनों में ऐसा क्या होगा जो कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल। अभी भविष्यवाणी की मैं शुरुआत करती हूँ। मैंने 2024
उसमें एक भविष्यवाणी की थी, पहली भविष्यवाणी, कि दिल्ली में आएगी बीजेपी की सरकार। तो मेरे से पूछा गया था और वो भविष्यवाणी मैंने बीजेपी का उस समय का करंट चार्ट निकाला था, मैंने मोदी जी का चार्ट निकाला था, मैंने दिल्ली का चार्ट निकाला था और भारत की कुंडली निकाली थी। उनके आधार पर जो ग्रह नक्षत्र कह रहे थे वो भविष्यवाणी की। उसके बाद जो दूसरी भविष्यवाणी थी और उसी समय पर मैंने कहा था वो भविष्यवाणी आने वाले समय में सच होगी कि योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। 2024 में ही बोल चुकी हूँ मैं। तो अभी उसके बाद जो भविष्यवाणी थी मैंने बताया था टेररिस्ट अटैक होगा, तो वो अटैक भी हुआ। लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ। मैंने कहा पाकिस्तान में अंदर ही खंड-खंड होगा, पाकिस्तान में खुद ही गृह युद्ध छिड़ जाएगा। वो सारी चीज़ें हुई। फिर मैंने दिल्ली के अटैक के बारे में बताया, बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी ये बताया, या बिहार में नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी की सरकार आएगी ये बताया। हालाँकि उस टाइम पे देखिए अलग-अलग सब प्रेडिक्शंस कर रहे थे। एक चीज़ और आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, मेरे प्रेडिक्शन हर जगह लोग उठा के देख लें, चेंज नहीं होते हैं। जैसे कभी ये होता है कि इस चैनल पर मैंने बोल दिया बीजेपी आएगी, दूसरे चैनल पे बोल दिया नहीं आएगी। मेरे कभी प्रेडिक्शन चेंज नहीं होते क्योंकि प्रेडिक्शन चेंज नहीं होते हैं। अगर मैंने आकलन कर लिया कि ये आएगी तो वो आएगी। हो सकता है कि वो भविष्यवाणी गलत हो जाए, हो सकता है, क्योंकि हम गणित के हिसाब से आंकड़े निकाल रहे हैं, लेकिन हमने जो आंकड़े निकाले हमें अपनी बात पर रहना चाहिए। तो अब यहीं पर मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि भविष्यवाणियाँ जो हम करते हैं ना ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, तो चाहे मैंने बंगाल की, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं आएंगी दीदी, फिर बाद में स्टेटमेंट भी चेंज हुए कि आएंगी दीदी। मैंने ये बात अक्टूबर में ही बोल दी थी। हालाँकि वो पॉडकास्ट मेरा बाद में ऑन एयर गया था, लेकिन बोल दी थी कि ये दीदी नहीं आएँगी। क्यों? राजयोग बहुत प्रबल था उनके, ममता दीदी के। लेकिन अभी की जो स्थितियाँ आ रही थी, उसमें शनि षड्बल में आ रहा था, शनि की पोजीशन ठीक नहीं हो रही थी। या युद्ध के बारे में मैंने कहा कि युद्ध छिड़ेगा, विश्व युद्ध भी छिड़ेगा। अभी विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन युद्ध की 3 देश तो उसमें सम्मिलित है ना, ईरान, इज़राइल और अभी अमेरिका उसमें सम्मिलित है, उसमें चल रही है। आगे जाके तो इसमें 14 देश सम्मिलित होंगे। तो स्थितियाँ जो आगे हैं बहुत बढ़ने वाली हैं। हम जो करते हैं भविष्यवाणी, मेरे जैसे जो भी सहयोगी हैं, वो हम करते हैं ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। जैसा कि अभी मैंने बताया कि नक्षत्र और ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं। राशि परिवर्तन उनके जो हो रहे हैं, जो गोचर चल रहे हैं, वो ठीक नहीं चल रहे हैं। उस पे क्या होता है, प्रेडिक्शंस क्या होते हैं, ज्योतिष एक संभावना जताती है कि ये संभावना है, ये सब हो सकता है। अब ये मेरा इष्ट बल है, माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा है कि मैं कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ ऐसा ही होगा। ये उनका है, ये इष्ट बल है कि बाबा का सिर पर हाथ है तो मैं बोलती हूँ ऐसा ही होगा। ये मेरा इष्ट बल है, लेकिन ज्योतिष संभावनाएं जताती है। अभी आने वाले 6 महीने के लिए मैं बात करती हूँ, तो देखिए जैसे ये वायरस आया है, ये चीज़ें बढ़ेंगी। सितंबर में जाके ये चीज़ें और पीक पे जाएंगी और सितंबर में हो सकता है जैसे मुर्गी वगैरह या एग से इससे रिलेटेड जो वायरस आते हैं हमारे, बर्ड फ्लू टाइप का। क्योंकि बर्ड फ्लू की इसलिए बात कर रही हूँ, शनिदेव जो है वो बुध के नक्षत्र में आए हैं और बुध पक्षियों का कारक भी होता है, तो बर्ड फ्लू टाइप की चीज़ें भी आ सकती हैं अगस्त से लेकर सितंबर तक। और अगर यहाँ पर मैं बीमारी का पहले बता देती हूँ, क्योंकि बीमारियाँ तो आनी है, हंता भी आया, ये भी आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा था लास्ट ईयर की लॉकडाउन लग सकता है। अब वो मैंने बोला था कि कोरोना जैसी बीमारी आएगी और शायद लग जाए, लेकिन वो कोरोना जैसी बीमारी की वजह से ना लग के अभी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि पेट्रोल कम खर्च करो, कि घर में ज़्यादा रहो, मोदी जी की अपील हुई है। तो स्थितियाँ वैसी बन रही हैं। और देखिए जब हम भारत की कुंडली की बात करते हैं, तो भारत की कुंडली में भी अभी जो ग्रह गोचर हैं, तो राहु 10th हाउस से होके जा रहा है। राहु और शनि से हम देखते हैं खनिज पदार्थ जो हैं, तेल, पेट्रोलियम, इनको, तो उसके रेट बढ़ना स्वाभाविक है कि वो ग्रह नक्षत्रों की वजह से हो रहा है। राजा तो प्रजा के हित में ही काम करता है और प्रजा हित में ही कार्य कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन यहाँ पर ये स्थितियाँ। अभी अगर मैं भारत की महादशा की बात करूँ, तो मंगल की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो भारत की महादशा बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन मोदी जी की अगर मैं बात करूँ, तो मोदी जी की अभी केतु का टाइम पीरियड चल रहा है जो जून तक जाएगा। तो इस बीच ऐसा लग रहा है कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, क्योंकि केतु अग्नि तत्व है और जो गोचर कर रहा है तो वो उनका स्वास्थ्य खराब कर सकता है। यहाँ पर और दूसरी प्रिडिक्शंस की तरफ मैं अर्चना जी बढ़ूँ, तो यहाँ पर जो युद्ध है ये और चरम पर जाएगा, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया अभी बुध अस्त हैं, मेष राशि में अभी मंगल देव चल रहे हैं। आज हम 16 मई को ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और अभी वो कल 17 मई को शनि का गोचर हो जाएगा, शनि का परिवर्तन हो जाएगा, नक्षत्र परिवर्तन। शनिदेव जो है वो रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे। रेवती नक्षत्र जो है, सारे नक्षत्र 27 नक्षत्र जो हैं उसमें सबसे आखिरी नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। तो इसका मतलब होता है एक साइकिल का खत्म होना। तो एक साइकिल जो है वो चला आ रहा है, वो खत्म होगा, कुछ भी नया होगा।
ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है ये। तो चीज़ें बदलाव की ओर जा रही हैं, बहुत कुछ बदलेगा इस साल, बहुत कुछ बदलेगा। यहाँ पर अगर मैं आपदाओं की बात करूँ, अब देखिए मेष राशि में मंगल है, अग्नि तत्व राशि, और मंगल जो है वो भी अग्नि तत्व है। अगर मैं देखूँ मीन राशि में शनि है, जल तत्व है। यहाँ पर सबको समझा देती हूँ। और रेवती नक्षत्र में आए हैं शनिदेव, वो बुध का नक्षत्र, ठीक है। अब यहाँ पर बुध किसका है स्वामी, कन्या राशि का या मिथुन राशि का। यहाँ पर अगर मैं देखूं कि केतु का जो गोचर है, तो केतु अभी चल रहे हैं सिंह राशि में, अग्नि तत्व। तो मई से लेकर और जून तक अग्निकांड भी होंगे, कोई टेररिस्ट अटैक भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ज्वालामुखी का फटना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। वहीं 12 जुलाई से 27 अगस्त तक का टाइम पीरियड है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सूर्य और मंगल और गुरु की युति बन रही है। तो उस टाइम पीरियड में जल प्रलय होगी, कोई भी एक गांव हो, कोई भी एक शहर हो, तबाही आएगी भारी, कि वो हट ही जाए, उसका विनाश ही हो जाए। हालांकि मैं कहती हूँ मेरी ये भविष्यवाणी झूठी हो जाए, क्योंकि ऐसा कुछ ना हो, मैं गलत हो जाऊं वो चलेगा, पर विनाश ना हो। पर जो स्थितियां दिख रही हैं वो इस तरफ दिख रही हैं अर्चना जी। वहीं खप्पर योग का निर्माण हो रहा है। 2 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो थे वो एक साथ हुए थे। मार्च में जो हमारा चंद्र ग्रहण हुआ था, फरवरी में सूर्य ग्रहण, वो भी धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ था, और दोनों 15 दिन के अंतराल पे थे। वो समय अच्छा नहीं बताया जाता। आगे भी सूर्य ग्रहण और जो चंद्र ग्रहण होंगे वो 15 दिन के अंतराल पर होंगे, वो समय भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसा अगर कुंडलियों की भी बात करूं, तो यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी बात करने जा रही हूँ। ट्रंप जी की कुंडली में अभी राहु की महादशा अमेरिका की भी चल रही है, और ट्रंप जी की कुंडली में भी राहु का गोचर कोई अच्छा नहीं चल रहा है। तो बहुत आप देख भी रहे हो कि वो बयानबाजी अपनी पलट जाते हैं, बयानों से पलट जाते हैं। तो अमेरिका में भी जेन जी सड़कों पर उतरेंगी, प्रदर्शन होंगे, वहाँ भी कोई अटैक हो सकते हैं अमेरिका में भी, चाहे वो ईरान की तरफ से ही हों। वहाँ भी ट्रंप जी की सत्ता भी छिनेगी, क्योंकि ट्रंप जी ने जो शपथ ली थी वो मुद्गर योग में ली थी, और मुद्गर योग में ली शपथ अच्छी नहीं होती है। तो वो वहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, अमेरिका की सत्ता भी जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ एक चीज़ और, कि अमेरिका की कुंडली में जो गोचर हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। तो बुध की जो स्थिति को देखूं, तो बुध की महादशा को देखूं, तो वो स्थिति ट्रंप जी के लिए हो या अमेरिका के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ईरान की भी अगर मैं बात करूं, तो ईरान की कुंडली बहुत शक्तिशाली है। ईरान के चार्ट में गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, और गुरु 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं अभी, और 2 जून से 3rd हाउस में चले जाएंगे। तो ईरान भी, अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ईरान दब जाएगा, तो देखो साल भर से टिका हुआ है युद्ध में, और आगे भी वो टिका रहेगा, वो दबने वाला या झुकने वाला नहीं है। तो बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हैं अर्चना जी, जो हम लोग खुद देखेंगे। और बात हो कि अर्थव्यवस्था की, भारत की अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने कई पॉडकास्ट में बोला कि फिनेंशियल क्राइसिस आएंगे, मेंटली प्रिपेयर रहो, तो वो अर्थव्यवस्था ढीली पड़ेगी, क्योंकि शनि अर्थव्यवस्था के लिए कारक होते हैं, और भारत की कुंडली में अभी उनका गोचर जो है वो ठीक नहीं है, व्यय भाव से जा रहा है, तो व्यय ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ हो सकती है। और लेकिन हमें अपनी मेंटली प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तो हर स्थिति को हम चुनौतियों का सामना कर लेंगे, और स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो कभी भी कैसी भी आ सकती हैं, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। अब अगर बात करूं मैं सितंबर से लेकर दिसंबर तक की, तो सितंबर से दिसंबर के बीच, सितंबर से मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली अक्टूबर के बीच राजनेता हैं और बीजेपी के ही हैं, वो गद्दी छोड़कर जाएंगे, अपनी इस्तीफा देंगे। तो ये टाइम पीरियड उनके लिए ठीक नहीं आ रहा है। तो अभी यहाँ पर नाम भी ले सकती थी मैं, नाम इसलिए नहीं ले रही कि कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो इसलिए सिर्फ नाम लेना नहीं चाह रही हूँ। तो वो भी है, कोई उनका टाइम पीरियड आ रहा है। तो ये राजनेताओं की बात हो या राजनीति की बात हो, बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है इस साल, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो इंडिविजुअल किसी की। हाँ, यहाँ पर कहूँगी कि जिनके कर्मा अच्छे नहीं है, जिन पर शनि की 7.5 चल रही है, उनको भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि रेवती नक्षत्र में जब शनि प्रवेश कर रहे हैं ना, तो ये रेवती नक्षत्र के स्वामी होते हैं पूषण देव, पालन पोषण करने वाले। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपके कर्मा अच्छा नहीं है, तो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे। पालन पोषण कहाँ से होता है? धन से। जब आपके पास पैसा है, आपकी जॉब अच्छी चल रही है, तभी तो घर का पालन पोषण कर पाओगे, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करो कि अपने कर्मा को अच्छे रखो।
तो अगला मैम राशियों के उपाय ले लेते हैं कि कैसे लोग अपने आप को सेव कर सके। मेष राशि से शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए कहूँगी कि आप ईश्वर की आराधना करते हैं, साथ ही आप हनुमान जी की आराधना करना स्टार्ट करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। आपके जीवन में जितनी भी संकट हैं उनको संकट मोचन समाप्त कर देंगे। अब मैं बात करती हूँ वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो वृषभ राशि के जातक शिव जी की आराधना करें, शिव जी पर जल चढ़ाएं, कच्चे दूध से उनका अभिषेक करें और हल्दी लेपन भी करें। ऐसा करने से आपके मार्ग में जितने भी संकट आ रहे हैं वो सारे संकट दूर हो जाएंगे। बात करती हूँ मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरुवार को गाय को केला देना है और बुधवार को गाय को चारा खिलाना है। ऐसा करने से जो भी परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएंगी। बात करती हूँ कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए माँ की सेवा करनी है, गौ माता की सेवा करनी है, साथ ही चंद्रमा के लिए चंद्रमा की मून लाइट पे जाके टाइम स्पेंड करें और चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन अर्घ जरूर दें। बात करते हैं अब सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की आराधना करनी है और सूर्य को जल देना है। और सूर्य को जल अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। बात करते हैं कालचक्र की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए वेडनेसडे को जाकर शिवालय में जाकर मूंग की दाल अर्पित करके आनी है, साथ ही गाय को हरा चारा खिलाना है। ऐसा करने से जो भी जीवन में संकट हैं वो दूर हो जाएंगे। बात करती हूँ कालचक्र की 7वीं राशि तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए फ्राइडे को माता लक्ष्मी के मंदिर में जाना है और वहाँ जाकर आपको माखन और मिश्री का भोग लगाना है, साथ ही थोड़े से गुलाब के फूल भी आपको वहाँ अर्पित करने हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चली आ रही है वो दूर हो जाएगी। बात करते हैं कालचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सुंदरकांड का पाठ सर्वोत्तम है। आप सुंदरकांड का पाठ करें, आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है उनसे आपको निजात मिल जाएगी। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पतिवार को भगवान के मंदिर जाना है, पीले लड्डुओं का भोग लगाना है और उन लड्डुओं को ब्राह्मणों में वितरण करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है उनसे आपको निजात मिल जाएगी। बात करते हैं कालचक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों को गरीबों की सहायता करनी है, असहायों की सहायता करनी है और मंदिर के बाहर बैठे हुए किसी भी दिव्यांग को इमरती भेंट करनी है। ऐसा करने से जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बात करते हैं कालचक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के जातकों को काले रंग का कपड़ा हो गया या काले रंग की कोई भी वस्तु हो गई वो दिव्यांग को या असहाय लोगों को दान करनी है। ऐसा करने से काला छाता भी हो सकता है। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बात करते हैं कालचक्र की आखिरी राशि। बात करते हैं कालचक्र की आखिरी राशि 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के जातकों के लिए झूठ नहीं बोलना है, झूठ का त्याग करना है और कहीं भी जहाँ भंडारा हो रहा हो वहाँ जाकर नमक का दान देना है। आप गुरुद्वारे में भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ का भोजन आप ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा करने से जीवन में आ रही सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। और मैम से आपको संपर्क करना है तो उनकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।